बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44। AIPMT 2010 में आया था बेटा ये क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल का डोमिनेंस लॉ क्या कहता है बेटा कि फर्स्ट जनरेशन में F1 जनरेशन में सभी, जैसे इन्होंने एक क्रॉस कराया था कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें सभी ये प्लांट आए थे, सभी टाल हुए थे। तो उन्होंने कहा था जो डोमिनेंट होगा वही अपना कैरेक्टर शो करेगा F1 जनरेशन में। तो ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो बेटा इस अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑप्शन था एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द कैरेक्टर्स रिकवर एज सच इन F2 जनरेशन। बात तो सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस के केस में सही नहीं है। क्योंकि सही है बट लॉ ऑफ डोमिनेंस से इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सेग्रीगेशन है। लॉ ऑफ डोमिनेंस यहीं पे ख़त्म है। जैसे कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी है कि बस लॉ ऑफ डोमिनेंस ख़त्म। अब ये जो कैपिटल टी का ये जो सेल्फिंग कराई जाती है ये हाइब्रिड के साथ, तो बेटा ये कैपिटल टी और फिर एक कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी आता है। ये अलग हो गया, एक ड्वार्फ एक आया ना, और बाकी 3 टाल है 3:1 रेशियो में। तो 3:1 रेशियो में आया ना, तो ये बेटा ये जो 3:1 रेशियो में है, तो ये क्या है, सेग्रीगेशन का रिजल्ट है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का नहीं। तो ये बेटा इससे एक्सप्लेन नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। बट और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फैक्टर्स आकर्षण पेयर, हाँ, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, या ये कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये सब तो पेयर में है। ये बात बाद में जीन के लिए भी सही है कि जो क्रोमोसोम होते क्योंकि जो क्रोमोसोम होते हैं बेटा वो पेयर में होते, ये नहीं है क्रोमोसोम है, ये ऐसे क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम पेयर में है। तो यहाँ मान लो कैपिटल टी है, इस पे स्मॉल टी है, तो ये पेयर में हुआ, ये क्रोमोसोमल थ्योरी। बट मेंडल ने जो फैक्टर दिए थे, मेंडल ने कहा था कि फैक्टर्स भी कैसे होंगे, पेयर में होंगे, तो ये भी सही है। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग ए पार्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर। हाँ, मेंडल ने कहा था जो यूनिट है वो हालांकि उसके उन्होंने फिजिकल एड्रेस नहीं दिया था वो कहाँ है क्या है, बट ये कहा था कि वो फैक्टर होते हैं, उनको फैक्टर बोला था उन्होंने, बाद में जाके उनको जीन बोला गया। तो ये फैक्टर थे, ये भी सेंटेंस स्टेटमेंट सही है। और इसको आप ये मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस से इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। आउट ऑफ 1 पेयर ऑफ फैक्टर्स 1 इज़ डोमिनेंट एंड द अदर रिसेसिव, बिल्कुल सही है। जैसे ये है तो एक ये वाला डोमिनेंट होगा इस, और इसमें देखो तो पेयर, अगर पेयर की बात की गई एक पेयर में, तो एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव होता है, ठीक है। या ऐसे तो ये दोनों रिसेसिव हैं, तो ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा है, यही वाला है। फिर इसको स्टेटमेंट सही है बेटा, बिल्कुल ब्लेंडिंग नहीं। ब्लेंडिंग का मतलब क्या है, ब्लेंडिंग का मतलब जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी वो अलग ही नहीं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, तो ये प्लांट कैसा होगा बताओ, टाल होगा कि डॉर्फ होगा। अब ऐसा नहीं कि ये जो कैपिटल टी आता है, ब्लेंडिंग समझो क्या होता है। ये कैपिटल आता है तो प्लांट हुआ 10 सेंटीमीटर का, और जब ये स्मॉल टी है तो प्लांट हुआ 5 सेंटीमीटर का। तो जब कैपिटल टी स्मॉल टी है तो क्या प्लांट 7.5 सेंटीमीटर का हो जाएगा इन दोनों के बीच का, क्योंकि ये कैपिटल स्मॉल ऐसा नहीं 10 सेंटीमीटर का ही होगा। ये जितना ये होगा उतना ही ये होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये इसको बोलते हैं डू नॉट शो ब्लेंडिंग। हालांकि इसका एक्सेप्शन क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या देखा आपने, ये एक देखा कैपिटल आर, और कैपिटल आर रेड होना चाहिए, स्मॉल आर वाइट होना चाहिए। बट कैपिटल आर स्मॉल आर क्या हुआ था, पिंक आया था ना, तो ये रेड वाइट हुआ और ना तो रेड हुआ, ये कैसा आ गया था, ये आ गया था पिंक। कार्ल कोरेंस के एक्सपेरिमेंट में आपने देखा होगा। ये तो ये ब्लेंडिंग शो कर रहा है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये मेंडल का रूल नहीं, ये एक्सेप्शन है मेंडल का, कार्ल कोरेंस का रूल है ये बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45।
ABO blood groups in human are controlled by the gene I. It has three alleles IA, IB और IO होना चाहिए, बट इन्होंने स्मॉल आई लिख दिया उसको। चलो वो भी ठीक है, दोनों होते हैं। सिंस देयर आर 3 different allele, 6 different genotypes are possible. How many phenotypes can occur? अब इससे बेटा कितने तरह के फिनोटाइप होंगे? तो बेटा अब बताओ इसमें कितने टाइप के होंगे? 4 टाइप के होंगे। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 4 टाइप के हो जाएंगे, ये वाला ऑप्शन सही होगा। कैसे? क्योंकि ये कोडोमिनेंस शो करता है। ब्लड के केस में आपको पता है, ये एग्ज़ाम में या क्वेश्चन नहीं दिया होगा, बट आपको ये अंडरस्टूड है, कोडोमिनेंस शो करता है, इसलिए 4 टाइप के होंगे। नहीं देखो ये क्या है, ये IA और IB है, ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा AB। और IA अगर ये IA और IA है तो ये हो जाएगा A। IB और IB है, ये स्मॉल b यहाँ भी, तो ये हो जाएगा B। तो ये इस तरह से, अगर IO है साथ में, IA और IO, तो ये भी O होगा। तो ये हेट्रोजाइगस A है, ये होमोजाइगस A है। यहाँ पर ये होमोजाइगस A और IB IO होगा, तो ये भी हो जाएगा ब्लड ग्रुप B। IO होगा, IO तब हो जाएगा क्योंकि वो रेसेसिव है। O क्या है? रेसेसिव, जिसको इन्होंने स्मॉल i लिखा है। तो ये क्या है? रेसेसिव है। ये ऐसा कैसा अगर आ रहा है तो वो O ब्लड ग्रुप होगा। तो ब्लड ग्रुप तो बेटा इस हिसाब से देखा जाए तो कितने होंगे? ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, AB और O। तो 1 2 3 4, ये 4 तरह के फिनोटाइप बनते हैं। Question number 16. Select the correct statement from the one gives below with respect to dihybrid cross. Select the correct statement, इसमें से मुझे सिलेक्ट करना है। देखते हैं बेटा। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। जीन लूजली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम सो सिमिलर रिकॉम्बिनेशन एज द टाइटली लिंक्ड वन। ये तो गलत हो गया। जीन जितना लूजली लिंक्ड होगा उतना हाई डिग्री ऑफ रिकॉम्बिनेशन शो करेगा, क्लोज होगा तो उतना कम शो कर। जितना टाइटली होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये क्रोमोसोम बना रहा हूँ, एक जीन बेटा यहाँ पर है और एक जीन यहाँ पर है, तो क्रॉसिंग ओवर इसमें और इसमें होने के चांस ज़्यादा हैं कि ये जो एक यहाँ पर है एक यहाँ पर, इनमें बीच में इन दोनों जीन्स के साथ साथ जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इसके और इसके अलग हो जाने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे क्रॉसिंग ओवर हुआ यहाँ से, तो ये वाला पार्ट निकल गया, इसमें आ गया, और ये वाला पार्ट उधर, तो ये वाला पार्ट अलग और ये वाला पार्ट अलग हो सकता है। बट ये तो बिल्कुल क्लोजली है। क्रॉसिंग ओवर हुआ भी तो यहाँ से हुआ तो दोनों साथ में जाएंगे ऊपर, ये होता है। या फिर इधर से ही हुआ तो फिर ये पूरा तो पार्ट साथ में जा ही रहा है। तो ये जो जितना ही टाइटली होंगे उतना रिकॉम्बिनेशन ग्रेड कम हो जाएगी। तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं। tightly linked gene on the same chromosome so very few recombination। हाँ, बहुत कम शो करेगा, ठीक है। टाइटली लिंक्ड जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम सो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन, बात तो सही लग रही है। और देख लेते हैं। टाइटली लिंक्ड जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम सो हायर रिकॉम्बिनेशन। टाइटली लिंक्ड जीन अगर सेम क्रोमोसोम है तो हायर रिकॉम्बिनेशन कैसे शो करेंगे बेटा? नहीं करेंगे ना, अभी बताया यहाँ पे। देखो, फोर्थ, जीन फार अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम सो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन। फार अपार्ट मतलब अगर बहुत दूर दूर हैं तो वे फ्यू रिकॉम्बिनेशन कुछ, तब तो ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे। तो जो मैंने यहाँ पे लगाया सही वाला यही सही होगा फिर। टाइटली लिंक्ड जीन ऑन सेम क्रोमोसोम सो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन। जैसे मैंने यहाँ बताया ना, ये जो टाइटली लिंक है बहुत कम रिकॉम्बिनेशन शो करेगा। फार अपार्ट होंगे जैसे यहाँ पर है, तो ये वाला अलग और ये वाला अलग होने के चांस ज़्यादा है, तो रिकॉम्बिनेशन शो करेगा। रिकॉम्बिनेशन मतलब
क्रॉसिंग ओवर जब होता है तो जेनेटिक एक्सचेंज होता है। क्रोमोसोम जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम के, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर के किस्मेटा बनाते हैं, किस्मेटा से अलग हो जाते हैं और एक फ्रेगमेंट टूट करके एक से दूसरे में अदला बदली हो जाती है, जिसको क्रॉसिंग ओवर या जेनेटिक एक्सचेंज बोलते हैं। तो ये यही रिकॉम्बिनेशन है। तो रिकॉम्बिनेशन तभी होगा जब क्रोमोसोम पर जीन दूर दूर होंगे। तो ये वाला सही होगा ऑप्शन आपका। कौन सा? सेकंड वाला सही होगा बेटा। ये क्वेश्चन, ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 46 था। क्वेश्चन नंबर 47 देखना पड़ेगा। क्वेश्चन 47 देखो बेटा। सिलेक्ट द टू करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द 4 A to D, ए से डी तक गिवन बिलो अबाउट लाइकोपेरान। अच्छा, लाइकोपेरान आपने पढ़ा होगा बेटा। लाइकोपेरान पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ऑप्शन क्या है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बाइंड विद द रिप्रेशर एंड इनएक्टिवेट। गैलेक्टोज भी नहीं होता है और ग्लूकोज भी नहीं होता है। ये तो स्टेटमेंट पहले ही गलत हो गया बेटा। पहला स्टेटमेंट ही गलत। कौन सा? लैक्टोज होता है। लैक्टोज बाइंड करता है तब जाकर रिप्रेसर को इनएक्टिव करता है। गलत हो गया ना। चलो ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द रिप्रेसर बाइंड्स विद ऑपरेटर रीजन। बिल्कुल सही है। जीन जेड, तो जेड जीन कोड फॉर परमियज नहीं। जेड तो बेटा बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए होता है। जीन वाई होता है परमियज के लिए। दिस वाज एल्यूसिडेटेड बाय फ्रांसिस जैकब एंड जैक मोनार्ड। जैकब एंड मोनार्ड ने इसको एक्सप्लेन किया था पहली बार, इकोलाई में देखा था। ठीक है, ये सही स्टेटमेंट। तो कौन सा सही है? बी। तो समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो ये क्या है बेटा, ये स्ट्रक्चरल जीन में क्या होगा? जेड, लाइक वाई और लाइक ए, ये होता है। ये होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, ये होता है परमेज के लिए, और ये होता है ट्रांस एसिटिलेज के लिए। ठीक है, इससे एमआरएनए बनता है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज वो प्रोटीन बनती है। इससे एमआरएनए बनता है तो ये प्रोटीन बनती है परमेज, और इससे ए से बनता है ट्रांसलेट। तो ये होता है सीक्वेंस। फिर प्रोटर, प्रमोटर और ये रेगुलेटर जीन इधर होता है। तो ये रेगुलेटर जीन जब ये रिफ्रेसर प्रोटीन में आता है तो लैक्टोज आकर के से बाइंड कर लेता है, तब ये ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाता। और जब ये रिप्रेसर प्रोटीन नहीं होती है, लैक्टोज नहीं है, तो ये रिप्रेसर जाकर के इस पर बाइंड कर देगा। और एमआरएनए जो प्रमोटर से बनना, ये पी है, जो प्रमोटर से बनना शुरू होगा तो फिर ये वो यहाँ ऑपरेटर पे जाकर के रुक जाता है। ठीक है, तो लैक्टोज आके इसको इंड्यूस करता है, ये इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। और जब ये आता है तब इसके साथ बाइंड कर लेता है, तो रिप्रेसर प्रोटीन जो बनी है वो इसके साथ बाइंड नहीं कर पाती, तो ये बीटा गैलेक्टोसाइड, परमेज और ट्रांसलेज बन जाते हैं बेटा। हाँ, तो आंसर बताइए कौन सा सही होगा इसमें। ये बी वाला सही था और ये कौन सा है? डी। तो बी डी, यही पहला फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 48। Which one of the following symbols and its representation used in human pedigree analysis is correct? देखते बेटा, ये जो क्या है, अनअफेक्टेड फीमेल, मेल है ये बेटा। ऐसा मेल होता है, फीमेल ऐसे राउंड होती है। ये फीमेल है, ये राउंड। ये मेल है, ये फीमेल है। मेल अफेक्टेड, ये मेल नहीं है, ये अनस्पेसिफाइड है। मेल ऐसे होता है, और जो ये ऐसे बनता है ना, ऐसे, ये अनस्पेसिफाइड, मतलब है ना मेल ना फीमेल है ये। ठीक है बेटा। मेटिंग बिटवीन रिलेटिव, हाँ ये ठीक। कंसंजीनियस मैरिज होती है, ये मेल है, ये फीमेल है। इसकी मैरिज जो हुई है बेटा, ये कंसन रिश्तेदारी में, जैसे मौसी की लड़की, मामा की लड़की, इनको कंसंजीनियस मैरिज बोलते हैं। जेनेटिकली ये मैरिज बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि जीन्स में कुछ सिमिलरिटी होती है ना। तो ये बेटा जो होती है कंसंजीनियस मैरिज होती है, मैरिड मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, सही है। और फोर्थ है अनअफेक्टेड मेल। ये अनअफेक्टेड तो है बट मेल नहीं है। अनअफेक्टेड तो है बट मेल
नहीं है, तो यही एक सही है। कौन सा? थर्ड वाला। ये समझ में आया बेटा? देखो ये अनअफेक्ट, पहला देखो अनअफेक्टेड है बट ये मेल है, फीमेल नहीं। ये मेल दिखाया है अफेक्टेड, ये मेल नहीं है। ये मैरिज, ये देखो अनअफेक्टेड मेल लिखा है, ये फीमेल है। तो ये वाला आंसर आपका सही होगा बेटा। ठीक है। सैटेलाइट डीएनए इज यूजफुल टूल इन फोरेंसिक जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ये फोरेंसिक साइंस। सैटेलाइट डीएनए वो होता है जो रिपीटेटिव डीएनए होता है, जो वेरी करता है बेटा। 99.9% डीएनए ह्यूमन का सेम होता है, सबका सेम होता है। 1% डीएनए जो होता है वेरी करता है, उसमें रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं, वो वेरी करता है, उसी को आप सैटेलाइट डीएनए। अच्छा, इससे सैटेलाइट क्रोमोसोम से कन्फ्यूज मत होना, वो अलग चीज़ है, सैटेलाइट डीएनए अलग चीज़ है। ठीक है, सैटेलाइट क्रोमोसोम जो न्यूक्लियोलस का रीजन बनाता है वो वाला नहीं। ये वाला जो ये क्रोमोसोम नहीं, ये डीएनए की बात हो रही है। सैटेलाइट डीएनए मैंने बताया ना, रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है जो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, बहुत ही कम होता है ये 0.1%। इसको बोलते हैं ये फोरेंसिक साइंस में। क्यों? डीएनए टेस्ट के लिए, जैसे क्राइम पे सीन पे कोई मिला डीएनए सैंपल, हेयर फॉलिकल, ब्लड या कुछ भी, तो फोरेंसिक साइंस में उसको डीएनए टेस्ट किया जाता है कि किसका है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ना। तो ये फोरेंसिक साइंस में ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं बेटा। देखो ये क्वेश्चन बेटा 2010 के मैं अभी तक पढ़ रहा था। कितने क्वेश्चन हो गए? 43 से शुरू किया था और ये 50 तक 7-8 क्वेश्चन लगभग आए हैं। इतना ज़्यादा वेटेज है इस चैप्टर का नीट में एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 50। The one aspect which is not a salient feature of genetic code is it being? देखो बेटा, यूनिवर्सल तो होते ही हैं, बट बेटा यहाँ पर क्या होता है, यूनिवर्सल होंगे तो थोड़ा सा इसके कुछ एक एक्सेप्शन भी है, या वायरस में एक्सेप्शन मिलते हैं और एक प्रोटोजोअन्स में इसके कुछ एक आध एक्सेप्शन मिलते हैं यूनिवर्सल के। यूनिवर्सल का मतलब क्या है? यूनिवर्सल का मतलब है कि जो जेनेटिक कोडान, जैसे CCG, जो अमीनो एसिड ह्यूमन में बना रहा है, यही सीक्वेंस बैक्टीरिया में है तो वही प्रोटीन बनाएगा। तो ये यूनिवर्सल है, ऐसा होता है बेटा। एक आध एक्सेप्शन को छोड़ दें तो ये सही है। स्पेसिफिक होता है, बट स्पेसिफिक का मतलब होता है जैसे ये है, ये तो ये किसी पार्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कोड होता है, करेगा तो उसी को कोड करेगा, किसी और को कोड नहीं करेगा। ये होती है स्पेसिफिसिटी। तो स्पेसिफिक डीजनरेट का मतलब होता है कि बेटा एक जो एक ये होता है, कोई जेनेटिक कोड है बेटा, तो जेनेटिक कोड किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कोड हो, जैसे मान लीजिए प्रोलिन, एग्जाम्पल है प्रोलिन के लिए कर दिया है, तो बेटा अब देखा जाएगा कि क्या प्रोलिन केवल इसी से होगा? ऐसा नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड एक से ज़्यादा कोडॉन से कोड हो सकता है, इसको बोलते हैं डीजेनरेसी। मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जैसे देखो एक जैसे मैंने नाम लिया था ग्लाइसिन का, ग्लाइसिन देखो, तो ग्लाइसिन में क्या होता है, GU है तो ये भी ग्लाइसिन को कोड कर रहा है, GC है तो ये भी ग्लाइसिन को कोड कर रहा है। ठीक है बेटा, A है तो ये भी ग्लाइसिन को कोड कर रहा है, तो ये सभी ग्लाइसिन को कोड कर रहे हैं, चार के चारों, तीनों चार होते हैं वैसे इसके। तो देखो चार तरह के कोडान एक सिंगल अमीनो एसिड कोड करते हैं, इसी को बोलते हैं डिजेनरेसी। ठीक है, फिर ये है एम्बिगुअस, ये गलत है, अनएम्बिगुअस होता है, अनएम्बिगुअस। अब देखो ये डिजेनरेसी और अनएम्बिगुअस क्या, इसके अपोजिट होता है। एक पर्टिकुलर, जैसे कि ये मैंने कह दिया
अभी यही एग्जांपल ले लो, GGC मैंने लिखा था, ये मैंने लिखा था ग्लाइसिन के लिए। अब ये ग्लाइसिन के अलावा के जो फिनाइल एलेनिन को कोड करने लगे तो ये नहीं करेगा, ठीक है बेटा। ये फिनाइल एलेनिन को कभी कोड नहीं करेगा, उसके लिए यू 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 होता है, वही फिनाइल एलेनिन को कोड करेगा। और अब यू सी कर देंगे तो ये भी फिनाइल एलेनिन को कोड करेगा। तो फिनाइल एलेनिन देखो बेटा, इससे भी हो रहा है और इससे भी हो रहा है, यू से यू सी से हो रहा है, यू सी से हो रहा है। तो ये दो ये वाला दोनों फिनाइल एलेनिन को कोड कर रहे हैं, तो ये तो हुआ डिजनरेसी। बट ये किसी और को कोड नहीं कर सकता इसके अलावा, तो ये होता है अनएम्बिगुअस। एम्बिगुअस नहीं, ऐसा होगा अगर ये करेगा दूसरे को तो ये एम्बिगुअस होगा, नहीं करेगा तो अनएम्बिगुअस होगा। तो यही सही है, मतलब अनएम्बिगुअस होते हैं। इसमें क्या दिखा हुआ है, एम्बिगुअस, तो यही इज नॉट लिखा है ना, नॉट लिखा है तो ये वाला होगा, नॉट लिखा है बेटा तो ये वाला होगा, ये वाला, ठीक है। ऐसे समझो जैसे बेटा किसी एक बाप के 4 लड़के हो सकते हैं, लेकिन किसी लड़के के 4 बाप नहीं हो सकते ना, बायोलॉजिकल फादर। तो यही है डिजनरेसी और अनएम्बिगुअस के नेचर है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोगमा कौन फॉलो नहीं करता है? क्लेमाइडोमोनास क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करता है। पी करेगा, HIV नहीं करता, म्यूकर करेगा, म्यूकर फंगस है, फंजाई। सेंट्रल डोगमा का मतलब क्या? सेंट्रल डोगमा का मतलब है DNA से DNA बने, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। DNA से RNA बने, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इस DNA से प्रोटीन बने, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। यानी कि यानी कि DNA से RNA से प्रोटीन, ये DNA है, ये RNA बन गया, ये प्रोटीन बन गई, ये होता है सेंट्रल डोगमा। ये सीक्वेंस चलता है। बट वायरसेज इसको फॉलो नहीं करते। HIV क्या है? वायरस है, ये इसको फॉलो नहीं करते, क्योंकि जो बहुत से वायरसेज में RNA होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। जब RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है तो फिर वो बेटा cDNA बनाता है, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन सेंट्रल डोगमा का नहीं है, पार्ट है वो। तो ये HIV उसको फॉलो नहीं कर रहा है। HIV में क्या होता है बेटा? HIV में RNA होता है ना, रेट्रो वायरस है HIV कैसे वायरस है? रेट्रो वायरस है, तो रेट्रो वायरस उसको फॉलो नहीं करता। अब क्योंकि RNA होता है ना जेनेटिक मटेरियल उसमें, तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा। तो अच्छा, वो ये ट्रांसक्रिप्शन जब RNA से DNA बनता है तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है बेटा, ठीक है। AIPMT 2011 में ये क्वेश्चन आया था, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन 52। When two unrelated individual or lines are crossed, the performance of F1 hybrid is often superior to both its parents. The phenomena is called heterosis. हेटेरोसिस ट्रांसफॉर्मेशन इज प्लासिंग ने, मेटामॉर्फोसिस भी नहीं। मेटामॉर्फोसिस देखो रिलेटेड थोड़ा सा वर्ड है। मेटामॉर्फोसिस में ये होता है कि जैसे टैडपोल लार्वा है, कोई लार्वा है, इसका जो ये जो मेटामॉर्फोसिस हो तो एडल्ट बनता है। तो इसी तरह से एक होता है रेट्रोग्रेड मेटामॉर्फोसिस, लार्वा एडवांस होता है, जैसे एसेडियन टैडपोल आप देखोगे हैडमानिया में एडवांस होता है, जो एडल्ट बनता है वो थोड़ा सा उससे प्रिमिटिव होता है। तो ये रेट्रोग्रेड मेटामॉर्फोसिस होगा, तो ये आंसर इसका नहीं होगा। बात जेनेटिक लेवल पे हो रही है ना, तो ये देखो इसमें हेटेरोसिस होगा। हेटेरोसिस का मतलब क्या होता है, ज़रा इसको समझ लेते थोड़ा सा बेटा। ये अनरिलेटेड लाइन्स होती हैं, दो अलग अलग जनरेशन है कोई, और उनको किया गया, और F1 हाइब्रिड सुपीरियर होती है, F1 हाइब्रिड सुपीरियर होती है अपने पेरेंट से। सब ऐसे समझ लीजिए एग्जाम, जैसे कि मान लो मैंने A और A कर दिया और B
और बी कर दिया। देखो ये सॉरी ये बी हो गया, एक मिनट, ए और ए कर दिया, और ए और ए ये क्रॉस हो गया। ठीक है, दोनों में क्रॉस हुआ। अब ये अलग इंडिविजुअल है, अलग इंडिविजुअल है, अलग सेपरेट लाइन है इनकी दोनों की जनरेशन की। ठीक है, इसमें जब क्रॉस होगा तो ये ए बनेगा बेटा, ये ए बनेगा, और ये ए, और दो ऐसे बनेंगे, ए और ए, ये दो बनेंगे। ठीक है, और एक ये और एक ये, ऐसा ऐसा बनेगा। तो ये वाला जो है बेटा, ये वाला देखो कैपिटल है, कैपिटल, क्या इसके दोनों जीन डोमिनेंट हैं? जब पेरेंट्स में देखो क्या दोनों जीन डोमिनेंट थे? पेरेंट्स में दोनों जीन डोमिनेंट थे? नहीं थे। पेरेंट्स में एक जीन डोमिनेंट था, एक रिसेसिव। तो बेटा ये वाला पेरेंट एडवांस है कि ये वाला जो इसका ऑफस्प्रिंग है ये एडवांस है? ये वाला एडवांस है ना। तो जो F1 जनरेशन में, अब देखो यहाँ पे मैंने क्लास यहाँ शुरू किया है, तो इसकी फर्स्ट जनरेशन ये होगी ना। अब उससे पहले क्या हुआ ये नहीं पता। ये दो अलग अलग लाइन से दो अलग इंडिविजुअल मैंने उठाए जिनका जीनोटाइप ये था, इनका क्रॉस कराया गया, और एक ये आया और एक ये आया और दो ऐसे आए। तो ये तो सिमिलर है जैसा पेरेंट था, ये उससे भी प्रिमिटिव चला गया, इसमें दोनों जीन रिसेसिव हैं। बट ये वाला जो बना इंडिविजुअल कैपिटल है, ये बेटा इससे डोमिनेंट हुआ, पेरेंट से डोमिनेंट हुआ, है ना। इसी को बोलते हैं हेटेरोसिस, सुपीरियर टू बोथ ऑफ पेरेंट। दोनों पर दोनों स्मॉल है, कैपिटल है, स्मॉल है था। अब ये जो बना वो कैपिटल, दोनों जीन डोमिनेंट है, इसलिए इसको बोलेंगे हेटेरोसिस। तो ये आंसर आपका सही होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 52 था। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारे पास। 53 होगा। चलो ठीक है, देखते हैं। Which one of the following condition correctly describe the manner of determining the sex in the given examples? करेक्टली डिस्क्राइब कौन सी है बेटा? फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम्स जेड डिटरमाइंड फीमेल सेक्स इन बर्ड्स में बेटा फीमेल हेट्रोजाइगस होती है। बर्ड्स में फीमेल कैसी होती है बेटा? हेट्रोजाइगस होती है। देखो ये जेड ये क्या होगा? फीमेल, ये क्या होगा? मेल। उल्टा होता है थोड़ा सा, हमारे में क्या होता है, ये एक्स ये एक्स वाई, ये मेल है। मेल हेट्रोजाइगस होती है, फीमेल होमोजाइगस, बट इसमें ऐसा नहीं है। क्या लिखा है? होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम जे डिटरमाइन फीमेल से, नहीं, तो ये सही नहीं होगा। XO टाइप सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइंड मेल सेक्स इन ग्रास होपर। ठीक है, इंसेक्ट में ऐसा होता है। इंसेक्ट में तीनों टाइप के होते हैं बेटा, जैसे ड्रोसोफिला में ह्यूमन की तरह होता है, वो अलग ही केस है। ये इसमें ऐसा होता है। XO कंडीशन इन ह्यूमन इज फाउंड इन टर्नर सिंड्रोम डिटरमाइन फीमेल सेक्स। फीमेल सेक्स डिटरमाइन करता है, उसमें एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट हो जाता है। एक्स ये क्या होता है? एक ऑप्शन पढ़ लेते हैं। होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम XX प्रोड्यूस मेल इन ड्रोसोफिला। गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, होमोजाइगस ये बेटा ड्रोसोफिला में ये इंसेक्ट है, बट ये चलता है किस तरह से? ह्यूमन की तरह होता है। इसमें हनी बी में हैप्लॉइड डिप्लॉइड वाला केस चलता है। और ये XO टाइप सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन मेल सेक्स, ये मेल सेक्स इन ग्रास होपर। यही सही है बेटा, ये वाला आंसर आपका होगा, क्लियर होगा। ये वाला नहीं होगा, टर्नर में XO नहीं होता है, XX ये सॉरी ट्राइसोमी होती है इसमें, ये तो मोनोसोमी हो जाएगी ना, तो ये नहीं, यही वाला होगा, ये सेकंड वाला होगा। XO टाइप का ये जो है ना बेटा, ये वाला आपका होगा ग्रास होपर में।
अब देख लेते हैं बेटा ये क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, टेस्ट क्रॉस इन ए प्लांट और इन ड्रोसोफिला इन्वॉल्व क्रॉसिंग बिटवीन। टेस्ट क्रॉस वही है बेटा जब F1 जनरेशन क्रॉस कराया जाता है किसके साथ, रेसेसिव पेरेंट के साथ। तो चाहे वो प्लांट में कराऊँ मैं चाहे ड्रोसोफिला में कराऊँ, क्रॉस होगा कैसे, बिटवीन टू जीनोटाइप विद डोमिनेंट ट्रेट। दोनों डोमिनेंट ट्रेट होंगी ऐसा नहीं है, दोनों डोमिनेंट ट्रेट नहीं होती हैं। बिटवीन टू जीनोटाइप विद रिसेसिव, दोनों रिसेसिव नहीं होंगे। बिटवीन टू F1 हाइब्रिड, ये तो सेल्फिंग हो जाएगी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो सेल्फिंग हो जाएगी। द F1 हाइब्रिड विद ए डबल रिसेसिव जीनोटाइप, F1 हाइब्रिड, हाँ जैसे F1 हाइब्रिड है क्रॉस डबल रिसेसिव, ये वाला सही होगा बेटा। तो ये वाला बिल्कुल सही आंसर जाएगा आपका, फोर्थ वाला टेस्ट क्रॉस से आया है क्वेश्चन बेटा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये AIPMT 2012 में ये क्वेश्चन आया है। F2 जनरेशन इन ए मेंडेलियन क्रॉस सो दैट both genotype and phenotype ratio are same as 1:2:1 is represent a case of F2 जनरेशन में ये जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो सेम होंगे, किस केस में होंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस विद कंप्लीट डोमिनेंस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। साउंड कोडोमिनेंस, डायहाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो बेटा इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है मोनो हाइब्रिड क्रॉस विद कंप्लीट डोमिनेंस, ये कंप्लीट डोमिनेंस नहीं होगा। F1 जनरेशन में क्या आता है, जैसे देखो F2 की बात हो रही है ना बेटा, F2 जनरेशन जैसे ये वाला ले लो, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये हो जाए 3:1, ये फिनोटाइप, जीनोटाइप होगा 1:2:1, ये जीनोटाइप है। तो जब बेटा कंप्लीट डोमिनेंस होती है तो जीनोटाइप फिनोटाइप कभी सेम नहीं होता। देखो ये तीन एक जैसे तीनों टॉल होंगे ना, तो 3:1, बट जीन में देखो जीनोटाइप क्या है, ये 1, ये 2 है, ये 1, तो 1:2:1 ये आया है। तो दूसरा देखो ये जो ये है ना मोनो हाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट, ये आंसर सही होगा, बिल्कुल इसका सही आंसर जाएगा बेटा। इसमें क्या होगा, इसमें जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो सेम आ जाता है। देखो कैसे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये वाला देखो कैपिटल आर जो कार्ल कोरेंस ने किया था वही देख लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा 1, ये कैसे बने 2, 2 और ये 1। तो देखो ये कैसा होगा रेड, ये कैसा होगा पिंक और ये कैसे होगा वाइट होगा ये। तो रेड पिंक और वाइट ये 1:2:1 के रेशियो में बनेंगे और इनका जीनोटाइप भी ऐसे कैपिटल आर 1 और एक कैपिटल आर स्मॉल आर 2 बार और एक स्मॉल आर 1 बार। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप इनका सेम होता है। प्लांट का नाम बताइए बेटा जिसमें कार्ल कोरेंस ने एक्सपेरिमेंट किया था, कमेंट में आप उसका प्लांट का नाम बताएंगे। और वो बहुत मशहूर प्लांट है, बहुत बार उसका आप उसके पॉलन में इशारा कर देता हूँ, पॉलन उसके सबसे लंबे होते हैं, 1 लाख पॉलन, बड़े पॉलन होते हैं उसमें, बताना आपको। रिबन लाख नहीं, लार्जेस्ट पॉलन मिलते हैं उसमें। तो बेटा बताना आपको आंसर, वो ऑप्शन में वो सॉरी कमेंट करके बताना कि कौन सा प्लांट इसमें कार्ल कोरेंस ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस की डिस्कवरी करी थी बेटा। ये क्वेश्चन छूट गया एक, ये वाला क्वेश्चन छूट गया, ज़रा इसको पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 55 ही छूट गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ द जायगोटिक सेल would lead to the birth of a normal human female child? Which of the following condition of the zygotic cell would lead to the birth of a normal human female child? Zygotic cell would lead to the birth of 1x
and other Y chromosome, 2X chromosome, only Y chromosome, only X chromosome. Which one of the following condition of zygotic cell would lead to the birth of a normal human female child? फीमेल होने के लिए क्या चाहिए? 1X and 1Y, तो ये बेटा क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? मेल तो चाइल्ड हो जाएगा। 2X को ये होगा, दोनों X क्रोमोसोम होंगे तभी तो नॉर्मल फीमेल होगी बेटा, नॉर्मल फीमेल चाइल्ड। जायगोटिक सेल का मतलब है, जायगोटिक सेल का मतलब है ये जायगोट बनने के बाद इसमें जो एक्स क्रोमोसोम है ये एक्स आना चाहिए, तो ये है। और ये तब होगा जब एक्स वाई, ये क्रोमोसोम जो एक्स वाला ये स्पर्म में एक्स हो और ये ओवम दोनों एक्स होंगे ही, फर्टिलाइजेशन होगा तो एक्स आएगा। सेक्स ऑटोसोम तो सेम ही होता है बेटा, डिफरेंस इसमें होता है सेक्स क्रोमोसोम में, तो यही वो डिफरेंस है। ठीक है बेटा, 66, ये 66 तो होएगा, इसमें ये वाला हो जाएगा। 55 में कौन सा? सेकंड वाला बेटा। 56 में कौन सा बताया? इसमें मैंने सेकंड वाला ये भी बताया बेटा। देख लेते हैं 57 क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं। अरे बहुत साउंड है, चलो बेटा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए सर्टेन रोड एक्सीडेंट पेशेंट विद अननोन ब्लड ग्रुप नीड्स इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हिज वन डोनर फ्रेंड at once offer his blood. What was the blood group of the donor? डोनर का ब्लड ग्रुप कौन सा? रैंडमली एक्सीडेंट हुआ किसी का और उसको ब्लड देना है, ब्लड लॉस हुआ, ब्लड देना है, तो रैंडमली उसका पता नहीं हो जाए कि जिसको ब्लड देना है पेशेंट का वो ब्लड ग्रुप क्या है, तो कौन सा दे सकते हैं? सिंपल सा होता है ओ ही दे सकते हैं, क्योंकि ओ क्या है? डोनर है, किसी को भी दे सकते हैं। ओ वाला ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं, ए बी को भी दे सकते हैं। अगर ए बी होगा तो आप किसी को दे ही नहीं पाएंगे ए बी के अलावा, तो यही वाला आंसर सही होगा आपका। 57 का कौन सा हो जाएगा बेटा? ब्लड ग्रुप ओ, रैंडमली किसी को देना है जिसका मुझे पता नहीं, तो यही वाला देंगे क्योंकि वो किसी को भी दे सकते हैं। 58 देखते हैं बेटा। ए नॉर्मल विजन्ड मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड मैरिड ए वुमन हुज फादर आल्सो कलर ब्लाइंड। They have their first child as a daughter. What are the chances that this child would be color blind? कितने % चांस है बेटा कि वो कलर ब्लाइंड होगी? अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अभी तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन मिला। आप देखो इसमें कैसे करेंगे। पहले तो ये देखो, ए नॉर्मल विजन मैन, मैन क्या है? एक्स वाई, ये कैसा है बेटा? ये नॉर्मल है। हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, ए नॉर्मल विजन मैन हुज फादर, इसका फादर ये कैसा था? इसका फादर था कलर ब्लाइंड, मतलब ये वाला एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है। ठीक है, फादर वाज कलर ब्लाइंड, फादर वाज कलर ब्लाइंड। मैरी ए वुमन, मैरी ए वुमन, मैरी ए वुमन हुज फादर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड। वुमन, ये बेटा ये वुमन है, इसका फादर कलर ब्लाइंड है, इसका फादर कलर ब्लाइंड है, इसका मतलब ये एक्स क्रोमोसोम इसमें आया होगा, ये फादर कलर ब्लाइंड एक्स वाई है। अब ये मदर कैसी भी रही हो, इसकी मदर कैसी भी रही हो, तो ये वाला इफेक्टिव है ना, तो ये क्या हो जाएगा? और ये इससे भी होगा तो भी, इससे भी होगा तो भी, तो यानी ये क्या हो सकती है? ये कैरियर हो सकती है, कैरियर हो सकती है ना बेटा। ये देखो, एक सेकंड मैं कर लेता हूँ। ये मैं मदर को उसकी नॉर्मल मान लेता हूँ क्योंकि मदर के बारे में दिया नहीं है। कलर ब्लाइंड, फादर वाज कलर ब्लाइंड, मैरी जो वुमेन हुज फादर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड, ये मदर को मैं नॉर्मल मान लेता हूँ और इसके फादर को मैं मान लेता हूँ कलर ब्लाइंड, ऐसा दिया गया है। ये फादर कलर ब्लाइंड है, तो ये होगा एक्स कैरियर, और ये एक्स वाई, तो मेल के बारे में पूछना नहीं है। दूसरा देखो, तो ये कैरियर हो सकती है या नॉर्मल हो सकती है। अगर ये वाला क्रोमोसोम
ये वाला इसकी क्रॉस तब भी कैरियर होगी, तो ये कैरियर है। ये जो फीमेल जिसके साथ मैरिज हुई ये कैसी है, कैरियर हुई है। तो अब देखो ये कैरियर है, ये क्या है बेटा, कैरियर एक्स एक्स, ये मैं इस पर साइन लगाता हूँ, ये कैरियर का। इसकी मैरिज किससे हुई है, एक पर्सन की जिसका फादर कलर ब्लाइंड था। तो फादर से ये आती नहीं है बेटा, ये जो कलर ब्लाइंडनेस है ये मदर से आती है, किस में, मेल्स में, और फीमेल में ये फादर से आ सकती है अगर फीमेल कैरियर है। और अगर मेल अगर फादर भी उसका कलर ब्लाइंड तो वो फीमेल जो डॉटर होगी वो कलर ब्लाइंड होगी। अगर फीमेल कैरियर है, देखो फीमेल ये कैरियर है, फीमेल कैरियर है बेटा, ये एक्स एक्स, ये कैरियर एक्स एक्स नॉर्मल। मेल का करना ही नहीं है, फीमेल का देख लो, दो तरह के बनेंगे फीमेल, तो 50% चांस होंगे। देखो दो बनी है ना, दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो उसमें एक कलर ब्लाइंड है और एक कैरियर है और एक क्या है, नॉर्मल है। क्वेश्चन कहता है दे हैव देयर फर्स्ट चाइल्ड एज ए डॉटर, वो चांस कलर, क्या चांस है कि वो बच्ची कलर ब्लाइंड होगी, कोई चांस नहीं है, 0% चांस है, क्योंकि फादर नॉर्मल इस बच्ची का। हाँ इसका फादर कलर ब्लाइंड था, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसका फादर कलर ब्लाइंड था तो इससे तो वाई आएगा ना। और इस जो ये मेल है इसकी मदर के बारे में बताया नहीं गया, और जब बताया नहीं गया तो नॉर्मल बोलेंगे। जब तक क्वेश्चन में ये कहा ना जाए कि कलर ब्लाइंड या कैरियर, तब तक आप इसको नॉर्मल मानेंगे, क्योंकि पहले तो हम अच्छा सोचते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो वो क्वेश्चन में मेंशन करके दे, जैसा कि इसमें मेंशन करके दिया है कि उसका फादर कलर ब्लाइंड था, दोनों का। फीमेल का फादर कलर ब्लाइंड है तो ये उससे कैरियर बनेगी, मेल का फादर कैरियर है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये फादर कैसा है, नॉर्मल है, मदर कैरियर है, तो बच्चियाँ कैरियर, एक बच्ची कैरियर होगी डॉटर और एक नॉर्मल होगी, तो 0% चांस है बच्चा, 0% चांस है कलर ब्लाइंड होने के लिए। दे हैव देयर फर्स्ट चाइल्ड, व्हाट इज द चांस, तो चाइल्ड वुड बी कलर ब्लाइंड के लिए। अगर कैरियर के लिए पूछता तो 50% चांस थे कैरियर होने के लिए, बट कलर ब्लाइंड के लिए कोई चांस नहीं, 0% चांस है। क्वेश्चन नंबर 59 पढ़ लेते हैं बेटा। PCR एंड रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म आर मेथड फॉर DNA sequencing, DNA fingerprinting, study of enzyme, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं है। PCR का मतलब क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एंड रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये DNA की पॉलीमॉर्फिज्म है, जो वेरिएबल सीक्वेंस होता है, ये DNA सीक्वेंसिंग में यूज होगा, ये DNA फिंगरप्रिंटिंग में भी यूज होता है, लेकिन PCR दोनों में यूज होता है। तो इसका आंसर होगा बेटा, तो PCR तो यूज होता है DNA सीक्वेंसिंग में, और ये जो बेटा रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म है, ये यूज होता है DNA फिंगरप्रिंटिंग में। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग में PCR भी यूज होता है और ये भी यूज होता है, और DNA सीक्वेंसिंग में PCR यूज होता है, इसमें ये इसका यूज। क्योंकि बेटा क्या होता है कि कोई सैंपल मुझे मिला है अगर, तो उस सैंपल को फिर अगर एनालाइज करना है, तो अगर वो बहुत ही कम अमाउंट में है तो मुझे उसका अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। तो ये एक PCR क्या है बेटा, ये एक DNA रेप्लिकेशन है टाइप का, जो हम बाहर कराते हैं, इन विट्रो बाहर कराते हैं। जो सेल के अंदर नेचुरल होता है, ये आर्टिफिशियल रेप्लिकेशन है। तो ये DNA के हम लोग कई कॉपी बनाते हैं PCR से, और ये पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है वेरिएबिलिटी, DNA में जो डिफरेंसेस होते हैं वो, तो उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, DNA फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। तो ये वाला राइट आंसर हो गया इसका बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 AIPMD 2012 में आया था। ए टेस्ट क्लासेस कैरीड आउट टू, ये बेटा टेस्ट क्लासेस देखो कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है बट आता है कई बार ये।
एसेस द नंबर ऑफ एलील ऑफ ए जीन, नहीं, ये उसके लिए नहीं होता। डिटरमाइंड वेदर टू स्पीसीज और वेराइटीज विल ब्रीड सक्सेसफुली, वेदर टू स्पीसीज और वेराइटीज ब्रीड सक्सेसफुली, नहीं, ये डिटरमाइन नहीं करता। ये एक ही चीज़ डिटरमाइन करता है जो मैंने तुम्हें बताया था। क्या? ये देखने के लिए जो डोमिनेंट कैरेक्टर आया फिनोटाइप, उसका जीनोटाइप क्या है। डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ ए प्लांट एट F2, ये सही हो सकता है। प्रेडिक्ट वेदर टू ट्रेट आर लिंक्ड, नहीं, जीनोटाइप डिटरमाइन करने के लिए होता है। एट F2 लिखा है, F2 में भी, और एक्चुअली ये F1 जनरेशन का जो होता है, F1 जो होना चाहिए बेटा, F1 का जो है इसका क्रॉस रेसेसिव के साथ किया जाता है। ये जानने के लिए कि ये जो टाल है, ये वाला टाल है कि ये वाला टाल। तो प्लांट मुझे टाल मिलेगा, लेकिन उस टाल प्लांट के ऊपर लिखा होगा क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, नहीं लिखा होगा ना। प्लांट मुझे टाल दिखेगा, मेंडल को प्लांट दिखा था टाल, तो मेंडल को ये कैसे पता चला कि ये प्लांट ये वाला टाल है कि ये वाला टाल है। इस पे प्लांट पे कैपिटल टी तो लिखा नहीं था ना, स्मॉल टी कैपिटल टी लिखा हुआ था। तो ये टेस्ट क्रॉस करेंगे तो पता चलेगा कि इसका जीनोटाइप, ये टाल प्लांट का जीनोटाइप क्या है। ठीक है बेटा, तो फिर यहीं पर रखते हैं बेटा ये आज। चलो सही क्वेश्चन और देख लेते हैं। रिप्रेजेंट बिलो द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ए सर्टेन टाइप ऑफ ट्रेड इन ह्यूमन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ दिस पैटर्न। फीमेल से सन अफेक्टेड है, मेल फादर से डॉटर अफेक्टेड है, तो ये एक्स लिंक्ड हो सकती है। एक्स लिंक जैसे कि अभी मैंने उसमें देखा ना बेटा, कलर ब्लाइंडनेस में, देखो ये यहाँ पे मैंने देखा था, ये कलर ब्लाइंडनेस में देखा था हम लोगों ने। एक मिनट, ये कलर ब्लाइंडनेस में यहाँ पे देखा था ना, ये 0, क्योंकि ये वैसे ही होगा। इसमें भी हीमोफीलिया हो सकता है, थैलेसीमिया, फिलकप्टोनिया नहीं है, समझ लीजिए। तो बेटा सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर कोई भी होगा, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर होगा तब ऐसा होगा। तो ये कलर ब्लाइंडनेस में भी होगा, हीमोफीलिया में भी होगा। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर हैं। तो ये आंसर जाएगा बेटा हीमोफीलिया, आंसर जाएगा इसका बेटा। ठीक है, तो बेटा प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस की, और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।